हेलो, इस वीडियो में हम जानेंगे मेरा बार के इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि परसों ही था ऑन 7 जून 2023। ओके, तो इस बार का जो सिस्टम था वो था पेन पेपर वाला और आई बी राइटिंग द क्वेश्चंस हियर ओनली। अगर एडिटिंग करते टाइम मुझे कुछ ध्यान आता है कि एक दो और क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ बताना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं गई, वहाँ पे ऐसा होता है कि पेन पेपर वाले सिस्टम में कि बाकी के जो कमिटी मेंबर्स हैं आपके जो टेबल है उसके आसपास आपके पास में बैठे होंगे, बहुत पास में, और आपके पास ऐसे पेंसिल और पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके वही टॉपिक्स लिखवाते हैं। बोले कितने प्रिपेयर करके आए हो? मैंने कहा सर 5 आई गेस। तो सर बोले नहीं कितने भी लिख सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं सर 5 ही ठीक है। तो बाकी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो मैंने लिखा था अपना काइनेटिक्स, मल्टीपल स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, 4th इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉलिस्टिक्स। तो उन्होंने पहले ही मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है आपका नेट वेट हो रखा है? अच्छा ठीक है। मैं कहा सर JRF हो गया है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क किया होगा MSc में? तो मैंने कहा हाँ सर आई मेड अ पैरेडियम हेटेरोजेनस कैटलिस्ट ऑफ यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। तो मैं हल्का बता रही थी, बट इस बार का ऐसा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा क्विक थे। जो मेरी कमेटी मेंबर थी एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा क्विक थे, और ये मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा पूछा था, उनके लिए भी थोड़ा ऐसे ही था जो उनका एक्सपीरियंस था कि हाँ काफ़ी क्विक थे। लाइक आपके आंसर के मिड में वो कुछ और। ओके, तो मैं बता रही थी, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है आपने कैटलिस्ट बनाया है, तो कैटलिस्ट क्यों, मतलब क्या काम आता है, मतलब। तो मैंने कहा सर अगर आपको किसी भी रिएक्शन का, किसी भी कैलकुलेशन अगर आपको रेट इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उसके लिए आपको कैटलिस्ट बनाना पड़ेगा। और मोस्टली जो लोग यूज करते हैं वो करते हैं इंक्रीज के लिए, बिकॉज अपन जो रिसर्च करें अपन आप चाह रहे हैं कि हर चीज बहुत फास्ट हो, है ना। तो सर बोले क्यों आप ऐसे चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई रिएक्शन अगर चल ही रही है तो क्यों उसको इतना फास्ट, मतलब क्या सिग्निफिकेंस। तो मैंने कहा सर जब मैं ये बना रही थी, ओके दैट वाज ऑल इन इंग्लिश, ओके पहले बता दूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि सर जब मैं बना रही थी मेरा कैटलिस्ट, तो उस टाइम मैंने एक पेपर पढ़ा था पैरेडियम का ही। तो उसमें ऐसा था कि यहाँ पे दिख रहा है कि NaBH4 आपने बहुत कैटालिटिक अमाउंट पे डाला है और उससे आप आइसोप्रोपाइल से एसीटोन बना सकते हो विद इन 40 सेकेंड्स। ओके, तो ये कैटलिस्ट की वजह से था, जल्दी बन रहा है ना, तो अपन को ये बहुत काम की चीज़ है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ ये NaBH4 इसमें कैसे कर रहा है, मतलब NaBH4 इसके क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बोले कि तो लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोले कि तो फिर, मैंने कहा सर बात ये है कि यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर अपन इसको रिएक्ट करवाते जैसे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, तो अपन बोलते कि हाँ रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट शुड रिड्यूस दी स्पीशीज। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, H- OH का बॉन्ड क्लीवेज करके देन H2 निकाल रहा है और ऐसे से हो रहा है। बल्कि अगर आपको ये रिएक्शन नॉर्मली करवानी हो तो मैं कहा सर PCC है, जॉन्स रिएजेंट है, और Kepler-4 अपन यूज कर सकते हैं। बोले कि और, तो मैंने कहा मैं PDC और थोड़ा सोच रही थी, बट वो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे हैं, लेट्स एंड दिस टॉपिक। बोले कि ठीक है। फिर स्टार्ट हुआ मेरा काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स की बात पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ये बताओ कि बहुत अनयूजुअल है किसी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का होना। तो मैंने कहा हाँ सर अगर अपन थर्ड ऑर्डर की बात करें तो इट मीन्स पर्टिकुलरली ये अपनी रिएक्शन होगी। ओके, इसमें लिख देती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे मैंने कहा अगर अपन थर्ड ऑर्डर की बात करें तो ऐसा कुछ अपना रिएक्शन होगा, ठीक है। इट मीन्स अपन को ये एलिमेंट्री स्टेप लेना पड़ेगा, लाइक मॉलिक्यूलर 3, तभी अपना थर्ड ऑर्डर बोलेंगे, है ना। कि लाइक अगर कॉम्प्लेक्स भी है बट इसके अंदर जो ओवरऑल आ रहा है वो इस पे स्टेप होगा। लेकिन ये अनयूजुअल है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स में एक साथ कोलाइड करना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है अकॉर्डिंग टू कोलिशन थ्योरी। बोली कि अच्छा ठीक है, हाँ सही बात है। तो एक बात बताओ, अच्छा ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। हाँ सर ओरिएंटेशन की वजह से भी है कि ओरिएंटेशन का नहीं होता, बल्कि फिर जीरो ऑर्डर में क्या सिग्निफिकेंस है। सर जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है कि जो कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा चेंज नहीं होती है, इसलिए अपन ऑलमोस्ट इसको या तो एक्सेस मान के चलते हैं कि कोई रिएक्टेंट बहुत एक्सेस में है तो अपन का चेंज देख नहीं पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन उसको जीरो ऑर्डर बोल देते हैं। मतलब बेसिकली उनसे कुछ थ्योरेटिकली सुनना चाह रहे थे, ठीक है। तो बोले अच्छा ठीक है पहले ग्राफ बनाओ तुम कंसंट्रेशन और टाइम का जीरो ऑर्डर के लिए। तो मैंने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कर दिया, यहाँ पे टाइम कर दिया, और मैंने ऐसा बना दिया बिकॉज अपनी होती है ना A = A0 - KT, ठीक है। तो बोली कि अच्छा ठीक है ये होता है। तो बोली कि अगर अपन निकालेंगे चेंज तो यहाँ पे तो आ रहा है सिग्निफिकेंस चेंज, लाइक विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर तुम ये स्लोप निकालोगे तो एक पर्टिकुलर चेंज तो है ही। तो मैंने कहा हाँ सर वो तो है। बोले कि इसमें ओरिएंटेशन का भी कुछ होता है क्या? मैंने कहा सर होना तो चाहिए बट अभी सर माइंड में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे, क्योंकि वो लोग एक्चुअली बहुत क्विक थे, मतलब ऐसे सुनने वाले उसमें मूड में थे भी नहीं। तो ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है जैसा आपने ग्राफ बनाया इसी में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इन चारों का बना दो। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर का बना दिया था कि कंसंट्रेशन उससे ऐसे करेगा बिकॉज A = A0 - KT एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ठीक है। बट फॉर सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर क्योंकि रिएक्शन अपनी इक्वेशन होती A0 - KT समथिंग, और उसके लिए तो फिर A² में चला गया, A0² - 2KT, ठीक है। ये अपनी होगी थर्ड ऑर्डर के लिए।
तो इसके लिए मैंने कहा मैं ग्राफ कैसे बनाऊँ, ये तो मुझे पता है कि टाइम से डिक्रीज होगा, बट कैसे बनाऊँ, बिकॉज वो बोले इसी ग्राफ को बनाना है, कंसंट्रेशन और टाइम के में। अपन यूजुअली जो ग्राफ पढ़े इसमें पढ़े 1/a विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने इसका फिर एलसीएम वगैरह ले रही थी, बट मुझे इतना नहीं आया, तो ये वाली चीज़ मुझे नहीं आई। अगर इसको आती तो कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोला था कि अगर सपोज आपको यही ग्राफ दे दिया जाए तो आपको कैसे पता पड़ेगा इस ग्राफ को देखकर कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा जीरो ऑर्डर है। तो मैंने कहा सर, अब मैं समझ तो गई थी उनका मतलब था सिग्निफिकेंस, लाइक सिर्फ देख के कैसे पता पड़ेगा। वैसे मैंने बता दिया कि सर अपन एक पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे, अगर ज़्यादा ही मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली वो जीरो या फिर फर्स्ट ऑर्डर ऐसे नहीं होगा। अगर एक पर्टिकुलर रेट पे डिक्रीज हो रही है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा कुछ। बट बोले कि नहीं, आप ऐसे सेकंड और थर्ड ऑर्डर का भी कुछ ग्राफ होगा, तो ग्राफ को देखते कैसे पता पड़ जाएगा। सेकंड फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो कैसा फिर इस पर इम्पैक्ट होगा। तो मैंने कहा सर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, तो ये बहुत इसका स्लोप और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर है तो ये वाली चीज़ ऐसे हो जाएगी और ये वाली चीज़ ऐसे हो जाएगी। उन्होंने बोला ग्राफ बना के दिखाओ। बोले कि हाउ विल यू सिग्निफाई कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज ही होगा। तो मैंने कहा सर, अपन एक थ्योरी पढ़ी थी, एक आती है अपने टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली, जिसमें ऐसा होता है कि हर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर कोई सी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं KT+10 डिवाइडेड बाय KT, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा ही, और अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो ये वाली चीज मतलब ये वाली चीज बढ़ेगी, और तुमने सुना होगा A इक्वल्स टू 0। तो अगर ये वाली चीज कम हो जाएगी फिर ओवरऑल A कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इसलिए स्लोप और ज्यादा डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन और कम होगी। बोले ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो वापस वो बोले कि अच्छा आपने इन दोनों ग्राफ नहीं बनाया। मैं सर इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि मैं गलत इक्वेशन यूज कर रही हूँ सेकंड और थर्ड राउंड के लिए, बट मुझे इन इक्वेशन से तो मैं नहीं बना पा रही हूँ। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर वो बोली कि अच्छा ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रोल होगा टेम्परेचर का। मैं कहा सर इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। उस टाइम मेरे माइंड में यही आया। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अगर कैसी होगी एक्सोथर्मिक होगी तो मैंने कहा सर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड साइड आएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए। बोले कि कैसे तुमने ये बोला। मैंने कहा सर मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है और वो एनर्जी रिलीज कर रही है और आपने ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा दिया बाहर का, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, तो बैकवर्ड साइड जाएगा। बोले आप तो इक्विलिब्रियम पे चले गए। मैंने कहा सर यही थ्योरी मेरे माइंड में आ रही है, मैंने कुछ पढ़ा तो था बट मुझे अभी एक्चुअली मुझे याद नहीं है, बट ये मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पे कि एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन पे अलग अलग इंपैक्ट होता है। किसी एक पे ये पॉजिटिव जाती है, किसी एक पे नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि बढ़ जाती है और कम हो जाती है, ऐसा कुछ था डेल्टा एच समथिंग। अगर तुम्हें याद है तो कर लेना मतलब, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं क्योंकि अभी जस्ट परसों ही था, मैं कल ही आई हूँ रात को और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इन क्वेश्चन के ऊपर भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था मुझसे सॉलिड स्टेट का। सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि शुगर क्रिस्टल्स जो है, हाँ बोले कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने ग्लूकोज का बना दिया था, ग्लूकोज स्ट्रक्चर। बोले कि ये क्रिस्टल क्यों बना है, शुगर का क्रिस्टल क्यों है, NaCl क्रिस्टल है दैट वी ऑल नो, बट शुगर क्रिस्टल क्यों है। मैंने कहा सर इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें केमिकल बॉन्ड्स हैं और जो इंट्रैक्शन है बीच में अट्रैक्शन का है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोले इसमें शुगर के जो मॉलिक्यूल उसमें पानी है। तो मैंने कहा सर क्रिस्टल में, मैंने कहा सर इतना तो नहीं पता बट हाँ अट्रैक्शन है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी तो चाहिए ऐसे। तो बोले कि इसका XRD लोगे तो मिल जाएगा। तो मैंने कहा सर मिल जाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर NaCl में क्या होता है। मैंने कहा सर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और परफेक्ट प्लेन स्ट्रक्चर होता है। बोले कि ग्लूकोज में कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है क्या। मैंने कहा सर इतना तो मुझे नहीं पता, पर शायद नहीं होता, जैसे FCC और BC समथिंग मैंने कभी सुना नहीं। तो बोले कि अच्छा ठीक है। बोले कि और कोई रीज़न। मैंने कहा नहीं इतना मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर उसके बाद NaCl का मैंने मुझसे पूछा कि ठीक है NaCl का ये है और ऐसे स्ट्रक्चर होता है FCC कि अगर ये अपना FCC बनाता है, हाँ। बोले कि अच्छा ठीक है ये रॉड है आयरन की। पहले बोले हाँ आयरन में बॉन्डिंग कैसे होती है। मैंने कहा सर मेटलिक होती है। मतलब मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है। तो मैंने कहा सर जैसे मेटल होता है उसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा एटम होता है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, बट इसमें मेटलिक बॉन्डिंग ऐसे कि इलेक्ट्रॉन इस जो इसका लूजली बाउंड है और इससे अट्रैक्टेड है दूसरे वाले से। तो बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा तो फिर तो आयनाइजेशन होना चाहिए, Fe+ हो जाना चाहिए। मतलब नहीं सर वो बस लूजली बाउंडेड है। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मुझसे इसी सॉलिड स्टेट में से कि कौन कौन से टाइप के सॉलिड्स होते हैं। तो मैंने कहा था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बोले कि आपको कैसे पता पड़ेगा कौन सा क्या है। तो मैंने कहा था सर ऐसा होता है कि बहुत ईजिली कंडक्ट कर दिया, अगर कोई चीज़ अपने बल्ब ने कनेक्ट किया, ठीक है, और अपन ने आगे का वोल्टेज वगैरह सब ऐसे लगा दिया है, तो अगर कंडक्टर होगा तो वो ईजिली ट्रांसमिट करेगा, सेमीकंडक्टर थोड़ा कम, और इंसुलेटर नहीं करेगा। फिर अपन अपन इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को, तो अपन टेम्परेचर का रोल देख लेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर अगर इंक्रीज़ करती है तो वो होगा सेमीकंडक्टर, और डिक्रीज़ करती है तो
अपना कंडक्टर। बोले क्यों इसमें डिक्रीज़ करेगी? मैंने कहा सर इलेक्ट्रॉन अगर अपन किसी वायर में से जाएगा तो विद टेम्परेचर राइज रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, लाइक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इधर तो कोलिजन करेगा तो इस वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी कंडक्टर के अंदर। बोला ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन कंटिन्यू कर दे, ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया। चलिए बोले ठीक है, अच्छा ठीक है, ये रॉड है अगर आयरन की, और मैं अगर कहूँ कि 800 पर ये BCC स्ट्रक्चर है और विद डिक्रीज इन टेम्परेचर लाइक 0 केल्विन ये FCC बन जाता है, तो ओवरऑल लैटिस के लेंथ का क्या होगा? मैं कहा सर लैटिस का लेंथ तो बढ़ेगा। बोले क्यों? मैं कहा सर अगर अपन बात करें कि जैसे अपना BCC है, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है 4r = √3a, ठीक है, बट अगर FCC की बात करें 4r = √2a, ठीक है। अब इसमें a तो अपना कांस्टेंट समझ, a का तो अपना रिलेशन देखना है, तो 4r डिवाइडेड बाय √2 और यहाँ पे है 4r डिवाइडेड बाय √3, √3 की वैल्यू आती है 1.732 और √2 की 1.41। ऑब्वियसली ये वाली जो चीज है ये ओवरऑल ज्यादा बड़ी होगी बिकॉज कम से आप डिवाइड करें, तो इसका जो a है FCC का वो बड़ा होना चाहिए, मतलब लैटिस का जो लेंथ है वो बड़ा होना चाहिए। तो बोली कि अच्छा ठीक है, वो तो आपने कैलकुलेशन बता दिया, बट अगर थ्योरेटिकली सोचो कि लैटिस का लेंथ बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर टेम्परेचर अपन कम करते हैं, बोले अगर आपने 800 से बढ़ा दिया टेम्परेचर BC से, तो लेंथ क्या होगा सर? एक्सपांशन होगा, मेटल एक्सपांड करता है टेम्परेचर राइज पर वैसे तो, बोले तो फिर डिक्रीज करने पे क्या होना चाहिए? मैं कहा सर अब उस टाइम मैं सोच ही रही थी, मेरी चीज माइंड में मेरे अभी आया कि ओवरऑल जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगा मेटल का। मैंने हल्का हल्का बोला था वैसे तो ये चीज, बट उन्होंने पता नहीं माइंड क्यों नहीं किया कि सर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है BCC के अंदर वो ही और ज्यादा अपने आप को पैकिंग कर लेंगे, तो FCC में जाके पैकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैंने ये चीज बोली थी, बट इसका मेन आंसर ये है कि FCC बना लेंगे, ओवरऑल लैटिस का लेंथ तो बढ़ेगा, बट जो लेंथ है उस आयरन का वो कम हो जाएगा। वो हो जाएगा क्या? कंप्रेशन, कि कम टेम्परेचर पर कंप्रेशन ऑफ मेटल, ठीक है। तो इसका आंसर था, बट ठीक है मैंने आधा अधूरा बोला था। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ये इसका हो गया, लेंथ का हो गया, इसमें चेक कर लेती हूँ। शुगर वाला पूछा था, ठीक है ना, वर्क लॉकेट की, हाँ उन्होंने ये पूछा था कि कौन सा कैटलिस्ट ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो मैंने कहा था सर होमोजीनियस, क्योंकि वो इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है दो जो रिएक्टेंट हैं उनको पास लाकर रिएक्शन करवाना, ठीक है, दैट्स हाउ इट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। उन्होंने कहा था कि मतलब कैसे इंटरेक्ट करवाएगा, लाइक कैसे, तो मैंने लॉक एंड की मैकेनिज्म थोड़ा बोल दिया था, तो उस पर थोड़ी बात चल रही थी। ओके, इसमें मुझसे पूछा था कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है, तो मैंने तब कहा था कि सर कैटलिस्ट जैसे अपना क्या होता है, अगर अपन पैलेडियम में निकल इनकी बात करें तो एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे करेगा, और अगर अपन वैसे बात करते हैं लॉकिंग की मैकेनिज्म भी होता है। बोले कि लॉकिंग की मैकेनिज्म मतलब कैटलिस्ट क्यों बना रहे हो? मैं कहा सर वैसे तो ये एंजाइम का मैकेनिज्म होता है लॉकिंग की मैकेनिज्म, तो शायद ये कैटलिस्ट ऐसा वर्क नहीं करेगा। लॉकिंग की मैकेनिज्म में होता है कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, बट हाँ अगर इसके लिए कैटलिस्ट नहीं करेगा, लॉकिंग की मैकेनिज्म फॉर एंजाइम्स ओनली। बोले अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका हो गया था FCC BCC हो गया, हाइड्रोजन इसकी बॉन्डिंग हो गई है। व्हाई इज इट द क्रिस्टल कोई पैकिंग, हाँ शुगर को उन्होंने पूछा था कि मतलब कि क्रिस्टल की कोई पैकिंग है कि नहीं है ऐसे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थर्ड से पूछा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उन्होंने पूछा था कि CH3COH वीक एसिड कैसे, ठीक है, हाँ वीक है मतलब, तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आप कैसे निकालोगे, है ना। तो इसका ऐसा था, तो मैंने बोला कि सर क्योंकि ये वीक है तो अपन को बेसिकली निकालना है अल्फा, अल्फा निकालना है, क्योंकि ये जो होता है वो अपना होता है ना कि अल्फा सी भाई CH3CO माइनस और H प्लस, तो फिर ये अपना हो गया अल्फा सी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा सी, ठीक है, ये अपना रिएक्टेंट है। फिर ऐसे करके तो मतलब बेसिकली अल्फा निकालना होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट में निकल जाएगा। अल्फा के लिए सर ऐसा होता है कि अपन कुछ अपना लॉ होता है कोराल्स लॉ, तो उसमें ये होता है कि अगर अपन को इसका कंडक्टेंस निकालना है जैसे NaCH3CO माइनस, अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, तो X का लिया और HCl का लिया, उससे माइनस कर दिया NaCl का, तो अपन को क्या आ गया लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3CO माइनस H प्लस, इसकी अपनी आ गई, ठीक है। तो बोले कि हमेशा H प्लस का जो कंडक्टेंस जो आप यहाँ बता रही हो वो क्या मतलब सेम रहेगा? मैं कहा हाँ सर अगर अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखेंगे तो वो सेम रहेगा, है ना, ऐसा इस लॉ ने भी कहा था। फिर इसका ऐसा ग्राफ करता है, तो वीक के लिए तो पहले तो ऐसा बनता है, तो इसको नहीं निकल पाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, इनका ऐसे करके फिर यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी लैम्डा इन्फिनिटी वाली, और कंडक्टेंस अपन ऐसे ही मेजर कर लेंगे, तो लैम्डा वी अपने पास है, लैम्डा इन्फिनिटी है, तो अपन लैम्डा वी बाय लैम्डा इन्फिनिटी कर देंगे, तो यहाँ से अपना आ जाएगा अल्फा, फिर अपना ये डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। बोलिए ठीक है। फिर हाँ एक आंसर पूछा था ये Fe+3, अगर आपने Fe+3 लिया और सेरियम +4, ठीक है, आपने टाइट्रेट किया, सेरियम +4 अपना उसमें है
अपने क्या बोलते हैं ऐसा टाइट्रेंट यूज कर रहे हैं, तो आप एक ग्राफ बनाओ ईएमएफ का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सेरियम +4। क्या बोल रहे हैं, मैंने लिख दी थी Fe+2, सॉरी यहाँ पे है Fe+2, यहाँ पे Fe+ और सेरियम +3। ठीक है, तो मैंने कहा सर जैसे जैसे ये वॉल्यूम बढ़ेगा कंडक्टेंस बढ़नी तो चाहिए, बट मैं ऐसा ग्राफ नहीं बना पा रही थी। ईएमएफ होगा और यहाँ पे वॉल्यूम होगा, तो मैंने कुछ ऐसा बनेगा मतलब समथिंग बीच में कांस्टेंट आएगा देन कुछ बढ़ेगा करेगा, ऐसा कुछ था, तो उसका ग्राफ नहीं बनाया था मैंने, है ना। ओके, नेक्स्ट आया था अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उन्होंने बोला था कि एक काम करो, आप स्पेक्ट्रम एक बार को लिख दो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जैसा भी आप समझो। तो मैंने इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में स्पेक्ट्रम लिख दिया था, लाइक रेडियो, देन माइक्रो, IR, यूवी विजिबल यूवी, देन ऐसे। तो फिर रेंज भी लिखवा देती उन्होंने कि किससे क्या रेंज ऐसे बैठेगा, ठीक है, लिख दिया था। फिर उसका उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है इन सबका यूज बता दो। तो मैंने कहा सर रेडियो अपना NMR में काम आता है, NMR और ये सब, और माइक्रोवेव रोटेशनल में काम आएगा, वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, और मतलब और भी मतलब इसमें थे कि जैसे अपने वाइब्रेशन है तो इससे अपना फंक्शनल ग्रुप निकल जाएगा, वो IR वो सब अलग है, ठीक है, कि उससे बॉन्ड का वाइब्रेशन कैसे देखोगे। और विजिबल का मैंने बताया था कि सर टू सी समथिंग, ओके, ऐसे कुछ कहा था। और यूवी का भी वही इलेक्ट्रॉन था। और एक्सरे का मैंने कहा था लैटिस स्ट्रक्चर, कि अपन बॉन्ड का वो जो होता है ना फॉर्मेशन किसी भी क्रिस्टल का अपन बता सकते हैं। और गामा रेज का अपना न्यूक्लियर ट्रांजिशन, और फिर कॉस्मिक रेज वगैरह ऐसे कुछ काम करने दी। तो हमने कहा अच्छा आपने बोला विजिबल का सिर्फ यही काम है कि अपन किसी चीज को देख सकते हैं। मैं कहा हाँ सर अगर कोई चीज विजिबल रेंज में ट्रांजिशन करेगा तो हमको दिख जाएगा, जैसे अपने कुछ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और ऐसे। तो बोले कि सिर्फ यही काम होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि अपन सिर्फ विजुअल रेंज को ही देख पाते हैं। तो मैंने कहा सर ये आईज की प्रॉपर्टी होती है कि अपन सिर्फ यही रेंज देख पाते हैं, होते तो सारी हैं रेंज और ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि क्या प्रॉपर्टी होती है आईज की। तो मैं थोड़ा सोच रही थी, मतलब मेरे माइंड में था कि समथिंग कुछ ऐसा होता है कि डिस्टेंस होता है अपना कॉर्निया से इमेज का, ब्रेन की इमेज का, तो ऐसा कुछ कि वो परफेक्ट वहाँ पे बैठता है इसलिए अपन विजिबल। बट मैंने सर इतना तो नहीं पता, बट थोड़ा बहुत आइस की प्रॉपर्टी। बोले कि हाँ किसकी प्रॉपर्टी, सर आइस की होती है, ये तो श्योर हूँ। तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है ये NMR का जैसा आपने जो लिखा है कि रेडियो वेव्स NMR, तो क्या बेसिकली इसमें काम होता है, मतलब कैसे करता है, मुझे स्टार्टिंग से बता दो कि एटम है इसमें आप कैसे करोगे कि NMR है नहीं है कैसे। तो मैंने कहा सर जैसे इसके लिए पहले कुछ तो सिलेक्शन रूल्स होते हैं, हालांकि वो क्वांटम से दिखाए जाते हैं, बट एक आई वैल्यू होती है कि अगर कोई इवन है, इवन एटॉमिक मास और इवन ही उसका एटॉमिक नंबर, तो वो IR इनएक्टिव होगा, उसका आई वैल्यू 0 होगा। तो बोले अच्छा ठीक है, फिर उससे क्या होगा। तो मैंने कहा सर होता ये कि बेसिकली ऐसे स्पिन करता है और इन द फील्ड ऑफ मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो फिर लट्टू के जैसे घूमने लग जाता है। फिर यहाँ से एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, सॉरी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो कि रेजोनेट करती है अपने सोर्स से। फिर ये कपल करके इनका जो एनर्जी लेवल जो है जो स्पिन करता है, जैसे कि अपना जो न्यूक्लियस है वो पहले ऐसे घूम रहा था बिकॉज चार्ज पार्टिकल है, वो घूमेगा तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा था तो अपवर्ड्स, और इस साइड घूम रहा था दोडाउनवर्ड्स, ठीक है। पहले ऊपर और नीचे की जो लेवल थी एनर्जी लेवल ये डिजनरेट थी और रेजोनेट किया, फिर ये ऐसे अपार्ट हो गया, देन ट्रांजिशन हो सकता है। बल्कि अब ट्रांजिशन बहुत दूर की बात चले गए, अभी तो ये बताओ कि ये घूमता ही क्यों है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये घूमेगा ही क्यों ये रेजोनेट करना चाहता है। बिकॉज सर मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इससे कुछ रिपल्शन कुछ अट्रैक्शन करते हुए वो घूमेगा तो सही, और जो इनएक्टिव होगा वो शायद नहीं घूम पाता है। मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों इनएक्टिव है, मतलब I 0 हम समझ में नहीं पा रहे। उनका सर हो सकता है कि ट्रांजिशन इसलिए नहीं होता है I = 0 में, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस है वो ठीक से घूम ही नहीं पा रहा होता है, तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब वो एनर्जी गैप ही नहीं बनेगा क्योंकि वो उससे रेजोनेट नहीं कर पा रहा है। बोले कि ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो अगर आप हाँ था NMR का हो गया विजिबल इनकम पाइज ऑलवेज रिवॉल्व्स। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आप इथेनॉल मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग बता दो और उसमें पीक्स बता देना। तो इथेनॉल का ऐसे था, मैं इसी में रख कर दूँ क्या, ओके। तो इथेनॉल का ऐसा कुछ था OH, तो मैंने कहा था ये वाले तो 2 H है, तो ऐसे करके ऐसे 0 और 10 तक में करेगा और समथिंग ऐसा इसका क्वाड्रेट ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, और ये जो 3 है इसका इसकी वजह से आ जाएगा ट्रिपलेट। तो मैंने फिर ऐसे बढ़ा के, सॉरी इससे लंबा बनाया था मैंने क्वाड्रेट से थोड़ा सा, ठीक है। ट्रिपलेट अभी बहुत गंदा बन रहा है बट ठीक है। और इस हाइड्रोजन समथिंग यहाँ पे और सिंगलेट बना दिया था मैंने 1H का सिंगलेट, ठीक है। तो उन्होंने पीक्स भी कर दो तो मैंने कर दिया, जिसमें समथिंग इसका 2.3 ppm, हाँ अराउंड ऐसे कुछ, और इसका मैंने 2.7 ppm लिख दिया था, इसका 5 ppm लिख दिया। बोलिए ठीक है हाइड्रोजन इससे नहीं करेगा, तो मैंने कहा था सर नहीं सर वो एक पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको कुछ बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, उस टाइम तो मैंने बोल दिया था
कि सॉल्वेंट से वो एक्सचेंज प्रोटोन, हाँ ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। बोले कि अच्छा ठीक है। बोले ये स्प्लिटिंग ये क्या है, इसके पीछे क्या है, तो मैंने कहा और ये वाली चीज़ सेम रहती है। बोले ठीक है, फिर ये क्यों आई है, तो मैंने कहा था कि सर वो ऐसे अट्रैक्शन और ये सब जो होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा था। तो बोले कि अच्छा इसमें कार्बन की पीक क्यों नहीं है, मैंने कहा सर क्योंकि ये 1s नंबर बनाया मैंने। बोले कार्बन की पीक क्यों नहीं आ रही इसमें, कार्बन 12, मैंने कहा सर कार्बन 12 तो इनएक्टिव है, मैंने बताया ना आपको। तो बोले कि अच्छा ठीक है कार्बन 13 अगर लिया तो, बोले सर कार्बन 13 आपको अलग से लेना पड़ेगा स्पेक्ट्रम। बोले क्यों, इसमें क्यों नहीं स्प्लिट कर रहा है, इसमें क्यों नहीं इसमें कपल हो रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा मैं सोचा, कि मैंने कहा अच्छा ठीक है ऐसा कुछ होता है कि एनर्जी गैप ऐसा होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप है, और कार्बन का क्या होता है, ये बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो अगर कार्बन के लिए ट्रांजिशन करवाना तो आपको इस ही फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने सोर्स ही इस वाली डेल्टा ई का दे रखा है तो 1s NMR ही जाएगा, ये क्यों जाएगा, तो कार्बन 13 नहीं करेगा ट्रांजिशन। बोलेगा अच्छा ठीक है, तो कार्बन 14 करेगा। तो मैंने कहा नहीं सर कार्बन 14 तो रेडियो एक्टिव हो गया। तो बोले कि क्या हाफ लाइफ होती है उसकी, मैंने कहा सर 5730 ईयर्स। बोली तो बहुत ज़्यादा आराम से करना चाहिए, नहीं सर वो ऑल टाइम डिके करेगा, ये भी है, और सेकंड चीज़ वो अनस्टेबल है, और थर्ड सर ये भी है ना क्योंकि वो उसका इवन है 6 और 14, वो भी चीज़ इनएक्टिव है, फिर उसका अबंडेंस भी नहीं है। बोले ठीक है आपने सारा एक साथ बता दिया। मैंने कहा हाँ सर यही सारे मतलब है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यही है कि उसका अबंडेंस भी नहीं है। तो उन्होंने अच्छा ठीक है वो तो हम आपको इनरिच करके कार्बन देते हैं। मैंने कहा नहीं सर उसका आई 0 है, बात खत्म। बोले अच्छा ठीक है, तो बेसिकली आपको ये नहीं पता कि आई कैसे निकला। मैं कहा नहीं सर क्वांटम मैकेनिकली ऐसा कुछ होता है, बट हमने तो यही पढ़ा था कि इवन होगा तो 0 हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। फिर अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री बाकी है, ठीक है। हाँ कैटलिस्ट का ही बाकी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है भावना हमने कैटलिस्ट बनाया था ना। मैंने कहा हाँ सर। बोले क्या आप ऐसी कोई चीज़ बना सकते हो कैटलिस्ट में कि जो रेडियो एक्टिव डिके जो आप बता रहे हो बहुत स्लो प्रोसेस है, राइट। मैंने कहा हाँ सर वो बहुत ईयर्स में है इसका टिकाव भी। बोले ऐसा कोई कैटलिस्ट जो इसका डिके बहुत जल्दी करा सके। तो मैंने कहा नहीं सर पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है, तो इसलिए ऐसा कोई कैटलिस्ट अपन नहीं बना सकते हैं। क्योंकि कैटलिस्ट का काम है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा या कम कर सकता है वाया डिफरेंट पाथवेज, बट अगर कोई चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है तो अपन उसको नहीं कर सकते हैं। बोले कोई टेम्परेचर रोल, मैं कहता नहीं सर अगर एक्टिवेशन एनर्जी भी 0 है तो जो डिके कांस्टेंट है विल नॉट बी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जैसे ये अपना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A माइनस ए बाई आर टी, अगर इसका एक्टिवेशन एनर्जी 0 है मतलब ये टर्म ही चली गई, ठीक है। तो डिके कांस्टेंट भी तो सिमिलर ऐसा होता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है किसी रिएक्शन की, जैसे कि रेडियो एक्टिव डिके, तो उस पर टेम्परेचर का रोल नहीं आएगा। बोले ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ इनएक्टिव ऑल्सो टेम्परेचर इम्पैक्ट ऑन, हाँ बोले कि अगर कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल है वो क्यों डिके कर रहा है, मतलब अल्फा और इस बीटा में। मैं कहा सर n/p रेशियो होता है वो ऐसे करके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है अगर डिके करना ही है उसको स्टेबल ही होना है तो वो क्यों नहीं अल्फा पार्टिकल एक बार में ही निकाल दे, है ना, क्यों इतना टाइम ले रहा है, उसको स्टेबल ही तो होना है, अल्फा बीटा जो भी वो निकाल रहा है वो एक बार में निकाल खत्म करे, क्यों सबका जो हाफ लाइफ है वो वेरिएट करता है। तो हाफ लाइफ क्यों वेरिएट करता है ये स्टिल मेरे को नहीं पता है, बट हाँ मैंने मेरे प्रोफेसर से पूछा था कल ही जब जस्ट इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अल्फा और जो बीटा डिकेज हैं ये इसलिए स्लो निकलते हैं क्योंकि इसमें एक तो आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, और बीटा और गामा के लिए एक और चीज़ उन्होंने बताई थी कि वो वापस से रिबाउंड कर लेता है समथिंग। ओके वो मैं एडिटिंग करते हुए वहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है, उनका क्योंकि थोड़ा बहुत टिपिकल सा वर्ड था तो मुझे ठीक से याद भी नहीं है। तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक ठाक गया था, बट ओके देखते हैं 14 जुलाई को जैसा भी रहता है, बट होप कि आपका बहुत अच्छा जाए। अगर आपको इसे कुछ समझ में आता है तो ठीक है, बाकी हाँ अच्छा लेंगे कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं आएगा तो आपको हेल्प जरूर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको भी अपना अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना है आप मुझे मेल कर सकते हो इस आईडी पर, या फिर आप इंस्टा या टेलीग्राम कहीं पे भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके आई एम रियली एक्टिव ऑन दीज साइट्स।